भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात की गई है। दरअसल जिसका जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री अभी अपने भाषण में, वह अनुच्छेद 44 संविधान का, जो कि कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आखिर यह है क्या? क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी है? क्यों सरकार इसको लागू करना चाहती है? क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके पक्ष में है और क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके विपक्ष में हैं? इन सभी के उत्तर मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। भारत के 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, जिसकी अध्यक्षता कर्नाटका हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश भर के धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। लॉ कमीशन, जिसको केंद्र सरकार गठित करती है, वह भारत में एक गैर वैधानिक निकाय है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? ये एक ऐसा कोड होगा जो पूरे देश को एक कानून प्रदान करेगा, जिससे कि हर धर्म के व्यक्तिगत मामले जैसे कि शादियां, डिवोर्सेस, एडॉप्शन एक्सेट्रा, ये सभी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड से निर्धारित होंगे। सरल शब्दों में कहें, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर धर्म के पर्सनल लॉ को रिप्लेस कर देंगे, जो अब तक रीति रिवाज या ग्रंथों से निर्धारित होते थे। तो अब भारत का हर एक नागरिक सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलेगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। पर इसके लागू होने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि वर्तमान में भारत में स्थिति क्या है। वर्तमान में भारतीय पर्सनल लॉ काफी जटिल है, जिसमें प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट कानूनों का पालन करता है। अलग अलग कानून, रीति रिवाज हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायियों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा समुदायों के भीतर भी विविधता है। देश के सभी हिंदू एक कानून द्वारा शासित नहीं है, ना ही सभी मुस्लिम या सभी ईसाई एक कानून द्वारा शासित हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में 200 से अधिक जनजातियां हैं, जिनके अपने अलग अलग प्रथागत कानून हैं। संविधान ही नागालैंड में स्थानीय रीति रिवाजों की रक्षा करता है। मेघालय और मिजोरम को भी इसी तरह की सुरक्षा प्राप्त है। इस नियम का अपवाद गोवा राज्य है, जहां सभी धर्मों में विवाह, तलाक और गोद लेने के संबंध में एक समान कानून है। 1986 में शाह बानो जजमेंट के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहल की गई, जिसमें मुस्लिम महिला को कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से विपरीत जाकर मेंटेनेंस प्रोवाइड की तलाक के बाद, जब तक कि वह महिला दोबारा निकाह नहीं कर लेती। पर फैसले के बाद हुई सांप्रदायिकता के कारण तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा
और पार्लियामेंट में मुस्लिम विमेन एक्ट पारित कराया कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। धीरे धीरे बीते वर्षों में परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट रिफॉर्म किया गया पार्लियामेंट द्वारा 2005 में। उसी तरह क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट को जेंडर इक्वल बनाया गया 2001 में। अदालतों ने विभिन्न निर्णयों में महिलाओं के मेंटेनेंस, गोद लेने आदि के अधिकारों की लगातार पुष्टि की है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों में सुधार को मजबूती मिली है। आइए जानते हैं अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट्स। ऐतिहासिक तौर पर राष्ट्रीयता की जब बात आती थी और उसको जब आगे बढ़ता था भारत उसकी तरफ, तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रमुख कारणों में से सबसे प्रमुख कारण था डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट पर्सनल लॉज होना, जिसके कारण देश विभिन्न मुद्दों में बंटकर रह जाता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की जो अखंडता है और एकता है उसको बल मिल सकता है। एक हिंदू मुसलमान बन जाता है इसलिए क्योंकि मुसलमान बनकर उसे 2 शादियों की इजाजत है। ऐसे दुरुपयोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा रोके जा सकते हैं। आप कोई भी पर्सनल लॉ उठा लीजिए, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप जब वे उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि विमेन के जो जेंडर राइट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं हर धर्म के पर्सनल लॉ में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है एक विमेन को। इनहेरिटेंस, डाइवोर्सेस, शादियां, इन सब का कोई लेना देना ही नहीं है धर्म से। अगर कोई बात करता है आर्टिकल 25 की संविधान की, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेसिंग एनी रिलीजन की बात करता है, उसका कोई लेना देना नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं से भी उन अधिकारों का हनन नहीं करता। जब संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 44 बनाया था तो उनको ये पता था कि भविष्य में जाकर हो सकता है कि रिलीजन के कारण इतना डिवाइड बढ़ जाए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पड़ जाएगी। जब वह ऐसा सोच सकते हैं तो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम ज़रूर अपना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल अगेंस्ट में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भारतीय संस्कृतियों, रीति रिवाजों, जातीयता, भाषाओं, धार्मिक विचारधाराओं आदि की विविधता को अनदेखी करना होगा। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत के प्रत्येक राज्य की एक अलग संस्कृति और जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। इसमें दखल देना उचित नहीं होगा। विवाह, तलाक और बहुविवाह के सिद्धांत मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। सरकार का इनमें दखल देना आर्टिकल 25, 26, 29 का हनन करने समान होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 6ठी अनुसूची के माध्यम से संविधान उनके समाज में प्रचलित प्रथागत कानूनों और प्रथाओं को मान्यता देता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के निर्माण और परिपालन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड की धारणा जोर पकड़ रही है। इस संदर्भ में कई लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक होगा। धार्मिक परंपराएं अक्सर रूढ़िवादी होती हैं, तो वह ऊपर से लेकर नीचे तक किए गए सुधारों को जवाब देती है। इसलिए वह कोई भी सुधार आते हैं तो उसको अपनाने में बड़ा हिचकिचाती है। इसलिए अब टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें ज़मीनी तौर पर संप्रदायों के साथ बैठकर उन्हें समझाया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। और सरकार को एक विकासवादी नीति अपनानी होगी जहां वह हर धर्म के पर्सनल लॉज को इक्वालिटी पर रखकर एक समान आदर देकर चले, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने की राह आसान हो सकती है। और ख़ास तौर पर ज़मीनी तौर पर जो संप्रदाय हैं उनमें एक बहस करवा सकते हैं, मगर ये बहस जो डिबेट होगी इसको बहुत ही
सहज के बहुत प्यार से कराना पड़ेगा, क्योंकि कब ये ध्रुवीकरण की राजनीति में तब्दील हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। तो ये अंगारों से भरा जो पूरा राह है, सरकार को चलना है। अब सरकार कैसे चलती है, फूक फूक के चलती है या बिल्कुल जैसे CAA के मामले में हुआ था वैसे चलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर इन सब के बीच में आपको कैसी लगी वीडियो और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये ज़रूर लिख के बताइए। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।